प्राचीन भारतीय साहित्य पढ़ा रहा हूँ। उसमें आपने वैदिक साहित्य पढ़ लिया, वैदिकोत्तर साहित्य पढ़ लिया, स्मृति ग्रंथ पढ़ लिया, लगे हाथ धार्मिक साहित्य में जो बाकी चीजें हैं वो भी पढ़ लेते हैं। स्मृति ग्रंथों के बाद स्मृति ग्रंथों पर अनेक भाष्य लिखे गए हैं, टीकाएं अर्थात व्याख्याएं लिखी गई उनकी। सवाल हमेशा यहाँ से पूछे जाते हैं जो स्मृति ग्रंथ की टीकाएं हैं मतलब व्याख्या। और उसके अलावा पुराण साहित्य है, पुराण साहित्य से भी सवाल पूछे जाते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य दो तरह के हैं, एक धार्मिक साहित्य जो धर्म से संबंधित है, दूसरा लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य धर्म से संबंधित नहीं है, शासकों के दरबारियों ने बैठकर जो साहित्य लिखा उसे हम लौकिक साहित्य कहते हैं, मतलब तत्काल समाज और राजनीति के विषय में, तो उसे लौकिक साहित्य कहते हैं। या कोई कथा कहानी, तो दो भागों में बांटते हैं, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। पुराण पढ़ेंगे आप, स्मृति की टीकाएं, पुराण, इसके बाद महाकाव्य पढ़ लेंगे, रामायण महाभारत। तो आपका धार्मिक साहित्य लगभग समाप्त हो चुका रहेगा। हाँ, धार्मिक साहित्य में एक ब्राह्मण साहित्य है धार्मिक साहित्य में, और दूसरा है बौद्ध साहित्य, तीसरा है जैन साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में बौद्ध और जैन साहित्य भी बचा रहेगा, लेकिन बाकी हिस्से आज समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद लौकिक साहित्य बहुत विशाल है, सवाल वहां से हमेशा पूछे जाते हैं, यानी संसार से संबंधित, वो भी पूरा करवा दिया जाएगा। फिलहाल प्राचीन भारत में जो धार्मिक साहित्य है वहां से सवाल पूछे जाते हैं, आइए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। स्मृति ग्रंथों के भाष्यकार, स्मृति ग्रंथों के भाष्यकारों पे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं हर परीक्षा में। जैसे मनुस्मृति के भाष्यकार मतलब टीकाकार, टीका मतलब टीका टिप्पणी, कमेंट, ठीक है। मनुस्मृति के भाष्यकार मेघातिथि, कुल्लूक भट्ट, गोविंदराज, भारुची, ये है मनुस्मृति के भाष्यकार। आपको इन्हें याद करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति के भाष्यकार नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार हैं, तो सवाल पूछा जाता है, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। थोड़ा भी असावधानी हटी तो पूरा इतिहास पढ़ के आप क्या करेंगे, जब छोटी छोटी चीजें नाक के नीचे से निकल जाएंगी। तो याद कर लिया करिए लिख के अच्छे से। आप नोट्स बनाने की एक अच्छी टेक्निक सीखे हैं कि नहीं? नोट्स ऐसे बनाया करिए जिसे पढ़ने में बार बार दिलचस्पी पैदा हो, अच्छा लगे। थोड़ा 2-3 रंगों के पेन का इस्तेमाल किया करिए, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में पढ़ने में रुचि पैदा करना बड़ा जरूरी होता है। एक बार रुचि पैदा हो जाती है फिर तो आप कैसे भी पढ़ लेंगे, लेकिन शुरू में चीज़ों को समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो नोट्स बनाने के लिए हरा पेन, लाल पेन, नीला पेन, काला पेन, लिस्ट बना बना के खूब बढ़िया से पढ़ा करिए। शुरुआत, अगर आप अभी शुरुआती अवस्था में हैं तो 1-2 साल तो परीक्षा की फिक्र करिए भी नहीं, 1-2 साल एकदम मस्त होकर पढ़िए, मतलब बिंदास, खूब बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाइए, मेरे वीडियोस फॉलो करिए, है ना। खूब गूगल में सर्च करिए जितना हो सके। जैसे मैं स्मृति ग्रंथ पढ़ा रहा हूँ, जरा गूगल में सर्च करिएगा तो मनुस्मृति या फिर मनुस्मृति के टीकाकार, देखिए गूगल क्या दिखाता है। खासकर से भारतीय चीजें आप टाइप करना हो तो हिंदी में टाइप कीजिएगा, अगर आप हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं तो किसी भी चीज को लिखते समय खूब गूगल भी सर्च किया करिए, उससे पढ़ने में दिलचस्पी पैदा होगी, है ना। जैसे कि अगर मैं विज्ञानेश्वर पढ़ा रहा हूँ याज्ञवल्क्य स्मृति, तो जरा टाइप करिए याज्ञवल्क्य स्मृति गूगल में। हो सकता है ऐसी अच्छी अच्छी बातें मिल जाएं जो कि आपको जानने में बड़ा अच्छा लगे, और भले ही न मैं पढ़ाऊँ, तो जानना महत्वपूर्ण होता है, नॉलेज हासिल करना महत्वपूर्ण होता है। नौकरी तो आगे पीछे लगती ही रहेगी, नौकरी को ध्यान में रखेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी को ध्यान में भी मत रखिए। 1-2 साल अगर आप शुरुआती अवस्था में हैं तो मस्त होकर पढ़िए एकदम, है ना। और मस्त होकर मैं पढ़ा भी रहा हूँ, एकदम मस्त होकर पढ़िए। आइए, मनुस्मृति के भाष्यकार मेघातिथि, कुल्लूक भट्ट, गोविंदराज, भारुची, मेघातिथि, कुल्लूक भट्ट, गोविंदराज, भारुची। उसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार 3 प्रमुख हैं, विज्ञानेश्वर, विश्वरूप, अपरार्क। याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार, इसमें याज्ञवल्क्य स्मृति का प्रमुख टीका क्या है? विज्ञानेश्वर, प्रमुख टीकाकार कौन है? विज्ञानेश्वर। याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रमुख भाष्यकार अर्थात प्रमुख टीकाकार विज्ञानेश्वर है। आइए विज्ञानेश्वर के बारे में जानते हैं, सवाल विज्ञानेश्वर से हमेशा पूछता रहता है। याज्ञवल्क्य स्मृति पर, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति पर सबसे प्रमुख टीका अर्थात सबसे प्रमुख भाष्य मिताक्षरा है। मिताक्षरा नामक ग्रंथ किस स्मृति पर प्रमुख टीका है? याज्ञवल्क्य स्मृति पर है। सबसे प्रमुख भाष्य अथवा टीका मिताक्षरा है।
मिताक्षरा की रचना 12वीं शताब्दी में विज्ञानेश्वर ने की थी। विज्ञानेश्वर याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार हैं। तो याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर ने क्या लिखा, कौन सा भाष्य है, टीका लिखा, मिताक्षरा नामक भाष्य लिखा है ना। विज्ञानेश्वर पूर्व मध्यकाल में कल्याणी के चालुक्य शासक, पूर्व मध्यकाल मतलब मध्यकाल के ठीक पहले जो राजपूतों का काल था, विज्ञानेश्वर पूर्व मध्यकाल में कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य खष्ट यानी 6वें विक्रमादित्य 6वें के दरबार में रहते थे। इतना ही यहाँ से पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है, सतर्क रहना चाहिए। नेक्स्ट, दाय भाग। यहाँ पे दाय भाग कोई किताब का नाम नहीं है, दाय भाग एक शब्द होता है और दाय भाग शब्द का अर्थ क्या होता है, पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार के संदर्भ में। भाई पिता का संपत्ति पुत्र को मिलता है ना, तो पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार के संदर्भ में प्राचीन भारत में जो व्यवस्था थी उसे दाय भाग के नाम से जाना जाता है। पिता की संपत्ति के विषय में उत्तराधिकार के संबंध में जो व्यवस्था थी प्राचीन भारत में उसे ही दाय भाग के संदर्भ में जाना जाता है, दाय भाग के नाम से जाना जाता है। दाय भाग क्या है, मतलब पिता की संपत्ति जो उत्तराधिकार में पुत्र को प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं, दाय भाग। ठीक है, दाय भाग मतलब संपत्ति के हस्तांतरण से, केवल संपत्ति से नहीं है, संपत्ति के उत्तराधिकार से है, हस्तांतरण से है। दाय भाग के संदर्भ में प्राचीन ग्रंथों से 2 ग्रंथों में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। दाय भाग के संदर्भ में प्राचीन 2 ग्रंथों से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ये 2 ग्रंथ हैं मिताक्षरा और दाय भाग। दाय भाग नाम से किताब लिखी गई है स्पेशली अलग से। मिताक्षरा और दाय भाग दोनों 12वीं शताब्दी की किताबें हैं, मिताक्षरा और दाय भाग। यहाँ तो आपने पढ़ा ही क्या याज्ञवल्क्य स्मृति पर सबसे प्रमुख भाष्य मिताक्षरा है। मिताक्षरा की रचना 12वीं शताब्दी में याज्ञवल्क्य विज्ञानेश्वर ने की थी। तो दोनों 12वीं शताब्दी में ही लिखी गई हैं। विज्ञानेश्वर ने प्रतिपादित किया है कि पिता के जीवन काल में ही पुत्रों को संपत्ति का भाग मिल सकता है। विज्ञानेश्वर ने प्रतिपादित किया कि पिता के जीवन काल में ही पुत्रों को संपत्ति का भाग मिल सकता है। दाय भाग 12वीं शताब्दी। दाय भाग के लेखक जीमूतवाहन है, मिताक्षरा के विज्ञानेश्वर और दाय भाग के लेखक जीमूतवाहन। पिता के जीवन काल में पुत्रों को संपत्ति का भाग नहीं मिल सकता है, यानी पिता जब तक जीवित है उसके पुत्रों को संपत्ति का भाग नहीं मिलेगा, पिता की मृत्यु के बाद ही मिल सकता है क्या, पिता की संपत्ति। ठीक है, नेक्स्ट आइए पुराण साहित्य पढ़ते हैं। पुराणों से सवाल खूब और अक्सर पूछे जाते हैं। पुराणों में जो प्राचीन राजवंश थे, देखिए हमारा साहित्य लिखा हुआ व्यवस्थित नहीं है, हम अपने हमारा इतिहास लिखा हुआ नहीं है, हम अपने इतिहास के विषय में बहुत कुछ टुकड़ों टुकड़ों में प्राप्त करते हैं। कुछ शासकों के अभिलेखों से पता चलता है, कुछ धार्मिक साहित्य से पता चलता है। हमारे यहाँ धार्मिक साहित्य अधिक लिखे गए हैं, तो हमारा इतिहास कुछ धार्मिक साहित्य से पता चलता है, कुछ अभिलेखों से पता चलता है, कुछ सिक्कों से पता चलता है। जैसे कुषाणकालीन इतिहास, कुषाणकालीन इतिहास की काफी हद तक जानकारी सिक्कों से प्राप्त होती है। सिक्कों से ही पता चलता है कि इस राजा ने इस वर्ष में, इस कुषाण राजा ने इस वर्ष में भारत पर शासन किया। तो कुषाणकालीन जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, सिक्के हैं। तो अशोक के काल में जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, अभिलेख है। तो अलग अलग भागों से, अलग अलग स्रोतों से जानकारी मिलती है हमें अपने इतिहास के बारे में। सिक्कों से इतिहास की जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स। पढ़े होंगे आप किताबों में। सिक्कों से ऐतिहासिक अध्ययन करना, इतिहास की वह शाखा जिसमें सिक्कों से अध्ययन किया जाता है इतिहास का, उसको क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, तो पुराणों में प्राचीन राजवंशों यानी प्राचीन राजवंशावलियों, राजवंशावली मतलब एक के बाद एक जो राजवंश आते हैं उन्हें हम कहते हैं राजवंशावली। तो पुराणों में प्राचीन राजवंशों अथवा प्राचीन ऐतिहासिक कथाओं, ऐतिहासिक मतलब कथाएं वही जो राजवंशों से संबंधित होती हैं। पुराणों में प्राचीन राजवंशों अथवा प्राचीन ऐतिहासिक किताबों का क्रमबद्ध विवरण मिलता है, क्रमबद्ध एक के बाद एक विवरण मिलता है। महाभारत युद्ध के बाद, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, महाभारत युद्ध के बाद से लेकर जिन राजवंशों ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कह रहा हूँ, 6ठी शताब्दी ईस्वी मतलब हर्षवर्धन का काल,
छठी शताब्दी ईस्वी क्या है, हर्षवर्धन के काल में नहीं आएगा, मतलब गुप्त काल का अंतिम चरण। महाभारत युद्ध के पश्चात से लेकर जिन राजवंशों ने छठी शताब्दी ईस्वी तक अर्थात गुप्त काल के अंत तक राज किया, जैसे मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश इत्यादि, उनके विषय में क्रमबद्ध जानकारी का एकमात्र साधन पुराण ही है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। महाभारत युद्ध के बाद जिन राजवंशों ने छठी शताब्दी ईस्वी तक राज किया, उनके विषय में क्रमबद्ध जानकारी का एकमात्र साधन पुराण ही है, जैसे मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश। नेक्स्ट, आप कहेंगे कि अभिलेखों से तो पता चलता है, लेकिन अभिलेखों से तो केवल अशोक के काल में पता चलता है ना। सभी राजवंशों का एक साथ वर्णन कहाँ मिलता है, पुराणों में मिलता है। नेक्स्ट, पुराणों के संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष, इनके संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। उग्रश्रवा। पुराणों की संख्या 18 है, संख्या याद करिएगा, और अधिकांश पुराणों की रचना तीसरी और चौथी शताब्दी में हुई है। जो तीसरी और चौथी शताब्दी थी, तीसरी शताब्दी और चौथी शताब्दी, ये मुख्य रूप से सातवाहन और गुप्तों का काल था। ठीक है, तीसरी शताब्दी गुप्तों का काल था और तीसरी शताब्दी सातवाहन शासकों का काल था और चौथी शताब्दी गुप्तों का काल था। एक तरह से सातवाहनों के बाद गुप्त राजाओं ने शासन किया। तो पुराणों की संख्या 18 है और अधिकांश पुराणों की रचना तीसरी और चौथी शताब्दी में हुई है। इनमें से मत्स्य पुराण, मत्स्य मतलब मछली होता है, इनमें से मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन और प्रामाणिक है। किस काल में इसे लिखा गया, सातवाहन काल में लिखा गया मत्स्य पुराण। ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन और प्रामाणिक है, जो कि सातवाहन काल में लिखा गया। हमेशा पूछा जाता है कि पुराणों में सबसे ज्यादा प्राचीन कौन है, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण कब लिखा गया, सातवाहन काल में लिखा गया, पूछता रहता है ये। हाँ, मत्स्य पुराण सातवाहन काल के बारे में जानकारी मिलती है, विष्णु पुराण मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, वायु पुराण गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। ये सब सवाल भी पूछे जा चुके हैं। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश, विष्णु मौर्य वंश, वायु पुराण गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। इससे क्या आशा निकलता है कि ये तीनों पुराण इन्हीं कालों में लिखे गए हैं। मत्स्य पुराण सातवाहन काल में लिखा गया, विष्णु पुराण मौर्य काल में लिखा गया और वायु पुराण गुप्त काल में लिखा गया। इसीलिए इनके बारे में जानकारी मिलेगी। यही कारण है कि इसी काल में लिखे गए, इसलिए इस काल के बारे में जानकारी देते हैं। भागवत, इसके अलावा भागवत और मार्कंडेय पुराण भी अन्य प्रमुख पुराण हैं। संख्या 18 है, सभी न महत्वपूर्ण है न जानने योग्य है। सवाल खासकर इन्हीं 3 पुराणों से पूछता है, मत्स्य, विष्णु और वायु। भागवत और मार्कंडेय अन्य प्रमुख पुराण हैं। ये हो गया प्राचीन भारतीय धार्मिक साहित्य का एक हिस्सा। अब इसके बाद हम महाकाव्यों के बारे में पढ़ेंगे, फिर छठी शताब्दी ईसा पूर्व की महाजनपद पढ़ेंगे। इंतजार करिए इसी तरह से। नमस्कार।